हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं, तो 60 से 70 दिन के अंदर यदि आप अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि डी ई का संबंध 10 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से डी ई का संबंध है 10 के साथ में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि एच डी का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि डी ई से यहाँ पर 10 कैसे आया है। तो मेरे भाई डी ई से यहाँ पर 10 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है डी, डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। डी के बाद में है ई, ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर देखिए लिखा गया है 10। तो 20 से 10 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 20 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 20 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 10। और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। ठीक है, अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे एच डी के अंदर है और एच डी से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस एच डी से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एच, एच आता है मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर। ठीक है, एच के बाद में है डी, डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 8 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 चौक 32। और जिस प्रकार से यहाँ पर 20 को 2 से भाग करके 10 लाया गया है, उसी प्रकार से मेरे भाई इस 32 को भी हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो 32 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 16 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर एनालॉजी से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है, आप सभी के सामने दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपके सामने जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज के अंदर आपको लेटर भी दिए गए हैं और संख्या भी दी गई है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेटर सीरीज को सोल्व करेंगे और लेटर सीरीज के बाद में हम क्या करेंगे, संख्या सीरीज को सोल्व करेंगे। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि आप इस प्रश्न को फटाफट से सोल्व करना चाहते हैं तो आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहां पर देखिए पहला लेटर है ई आता है 5 नंबर पर है। ई के बाद में आगे क्या है जी आता है 7 नंबर पर है। फिर देखिए जी के बाद में क्या है आई आता है 9 नंबर पर है। आई के बाद में क्या है के आता है 11 नंबर पर है। अब यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है ई आता है 5 नंबर पर है और फिर देखिए ई से क्या हो रहा है जी आता है 7 नंबर पर है। यानी कि 5 से कितना हो रहा है 7। तो यानी कि यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। इसी प्रकार से देखिए जी से क्या बन रहा है आई, यानी कि 7 से बन रहा है 9। 7 से 9 बनेगा कैसे, यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए आई से क्या बन रहा है के, यानी कि 9 से बन रहा है 11। तो 9 से 11 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। अब इसी प्रकार से हमें पता करना है कि कैसे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सभी के अंदर क्या हुआ है +2 हुआ है। तो के आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। 11 के अंदर +2 कर देंगे तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13 और 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम, तो यहां पर हम भर देंगे एम। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, संख्या सीरीज को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई सीरीज के अंदर संख्या दी गई है सबसे पहले 27 है, 27 के बाद में दिया गया है 34 है। तो 27 से 34 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 27 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 27 और 7 मिलकर बन जाएगा 34। फिर देखिए 34 से कितना बन रहा है 41 है। तो 34 से 41 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 34 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 34 और 7 मिलकर बन जाएगा 41। फिर देखिए 41 से कितना बन रहा है 48 है। तो 41 से 48 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर भी देखिए यदि हम 41 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 41 और 7 मिलकर बन जाएगा 48। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 48 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सभी के अंदर +7 किया गया है। तो 48 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए 48 में भी हम क्या कर देंगे +7 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 48 के अंदर +7 कर देंगे तो 48 और 7 मिलकर बन जाएगा 55। यानी कि m के बाद में संख्या भरी जाएगी 55। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा m 55। अब हमें देखना है कि m 55 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है m 55 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है
और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपका एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। और वहाँ मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि मेरे भाई आप 60 से 70 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को लेकर आप अच्छे से तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको लगभग इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि नीचे दी गई इस समीकरण को सही बनाने के लिए इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई देखिए इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे कैसे। तो आपके सामने जितने भी विकल्प दिए गए हैं इन चारों विकल्पों में से हम एक एक विकल्प के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर सोल्व करेंगे और जिस भी विकल्प से यह समीकरण सोल्व हो जाएगा समझना वही विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन ए या पहले विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई पहले विकल्प में हमें दिया गया है भाग तथा माइनस, यानी कि भाग के स्थान पर अपने को क्या करना है, माइनस करना है और माइनस के स्थान पर भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में दिया गया है 18, उसके बाद में है प्लस, फिर क्या है 24, 24 के बाद में क्या है माइनस है, माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई हम क्या करेंगे, माइनस के स्थान पर कर देंगे भाग। उसके बाद में क्या है 6, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है मेरे भाई 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस और उसके बाद में है 3, फिर मेरे भाई इसके बराबर में है 39। अभी समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई समीकरण के अंदर सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। तो समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 18, उसके बाद में क्या है प्लस, फिर देखिए 6 का भाग देंगे 24 में। तो मेरे भाई 6 का भाग 24 में देंगे तो ये चला जाएगा 6 चौका 24, ठीक है। फिर क्या है गुणा में 6 माइनस का 3 और इसके बराबर में है 39। अब मेरे भाई भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 18 प्लस, उसके बाद में क्या है 6 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस 3 और इसके बराबर में हो जाएगा
39। अब मेरे भाई इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस को हम जोड़ लेंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस का है, 24 प्लस का है, तो 18 और 24 मिलकर बन जाएगा कितना, तो 18 और 24 मिलकर बन जाएगा 42 है। उसके बाद में क्या है -3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 और इसके बराबर में कितना है 39 है। अब मेरे भाई देखिए 42 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 39 और इसके बराबर में भी कितना है 39 है। यानी कि यहाँ पर देखिए RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि यह समीकरण संतुलित हो जाएगी यदि हम इसके अंदर क्या कर दें, विकल्प ए के चिन्हों को रख दें तो, ठीक है मेरे भाई। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 14 का संबंध 125 के साथ में, उसी प्रकार से 25 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 14 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 14 से यहाँ पर 125 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 25 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 14 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। तो मेरे भाई 14 से यहाँ पर 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 14 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 14 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5 और 5 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर 14 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 14 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। 14 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा तो कितना आया 5 और 5 का क्यूब करके यहाँ पर लिखा गया है 125। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 25 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर यहाँ पर हम आसानी से बता देंगे कि 25 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7 और इस 7 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 343। अब हमें देखना है कि संख्या 343 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 343 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 16 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को हम इस समीकरण के अंदर रखेंगे कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को रोककर इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका विकल्प कौन सा सही है। सोल्व करेंगे कैसे, तो मेरे भाई एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आपके पास इतना टाइम बचा हुआ नहीं है तो हम यहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर जिस भी अभ्यर्थी ने इस समीकरण के अंदर विकल्प बी या ऑप्शन बी के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व किया है तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगी। यानी कि अपने को क्या करना है, ऑप्शन बी या विकल्प बी में दिया गया है माइनस और भाग है, यानी कि माइनस के स्थान पर क्या करना है, भाग करना है और भाग के स्थान पर माइनस करना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए समीकरण में क्या है, सबसे पहले 14, उसके बाद में प्लस, फिर क्या है 16, फिर क्या है गुणा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए करेंगे गुणा, उसके बाद में क्या है 14, फिर क्या है माइनस, माइनस के स्थान पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस के स्थान पर कर देंगे भाग, उसके बाद में 7, फिर क्या है भाग, भाग के स्थान पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मेरे भाई भाग के स्थान पर क्या कर देंगे माइनस, फिर क्या है 3 और इसके बराबर में है 43 है। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, तो मेरे भाई समीकरण के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो समीकरण में ब्रैकेट दिया नहीं गया है तो ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 14, उसके बाद में क्या है प्लस, ठीक है मेरे भाई। यहां पर देखिए एक मिनट रुकिए, यहां पर देखिए मेरे भाई क्या है प्लस में 14 16, फिर क्या है गुणा। अब मेरे भाई क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के बाद में भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर 7 का भाग देंगे 14 में तो ये चला जाएगा 7 दूना के 14, फिर क्या है माइनस का 3 और इसके बराबर में है 43, ठीक है। अब भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 14 प्लस 16 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 16 दूना के 32, फिर क्या है -3 और इसके बराबर में दिया गया है 43। अब मेरे भाई प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे और माइनस को घटा देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए 14 प्लस का है और 32 प्लस का है तो 14 और 32 मिलकर बन जाएगा कितना 46, ठीक है। फिर क्या है माइनस का 3 और इनके बराबर में दिया गया है 43, ठीक है। अब यहां पर देखिए 46 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 43 और इसके बराबर में भी कितना है 43 है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी है यीस्ट, ऑप्शन सी है प्लेनेरिया और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो मेरे भाई याद रखना प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है सिंचित भूमि, ऑप्शन बी है पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन सी है परमाणु नाभिक और ऑप्शन डी है ज्वार भाटा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सिंचित भूमि ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई बाकी आप याद रखना, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, परमाणु नाभिक और ज्वार भाटा, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है 0। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और मेरे भाई हम इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करवाने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके या तो एग्जाम में पूछे गए थे पहले, या फिर अब जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर पूछे जाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसका उच्च गलनांक होना चाहिए, और मेरे भाई उस पदार्थ का उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, यानी कि उस पदार्थ के अंदर ये दोनों गुण होने चाहिए। ठीक है, तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को प्रदर्शित करता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में बोला गया है ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में बोला गया है ये डीएनए के खंड है। तो मेरे भाई ये बात भी बिल्कुल सही है, जिन डीएनए के खंड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी में बोला गया है प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी को, ऑप्शन डी में बोला गया है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरे भाई ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 45 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारा प्रवाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारा प्रवाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, इसका उपयोग किया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप जरूर अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। और इस टाइप के प्रश्न को आप देखकर क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 24 से 25 प्रश्न किसके पूछे जाएंगे? साइंस के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखे तो आप फटाफट से सोल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है त्वचा और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि मनुष्यों में जो छोटी आंत है ये उत्सर्जन अंग का कार्य नहीं करती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को कहा जाता है विसर्प। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चाहे तो आप मेरे भाई प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा के आप देख सकते हैं। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मेरे भाई ये दोनों क्या है, सही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या करती है, गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ध्रुव और वक्रता केंद्र है इसको मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण पर क्या करती है, अभिलंब के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई ऑप्शन बी में बोला गया है कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी क्या करती है, गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। इसलिए 16वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कार्बन खालिस्तान के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि कार्बन खालिस्तान के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला गया है कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। ऑप्शन बी में बोला गया है कार्बन अपने अपर रूपों के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। और ऑप्शन सी के अंदर बोला गया है क्या कि पी कक्षक या फिर पी कक्षक की उपस्थिति के कारण कार्बन मेरे भाई स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि कार्बन अपनी सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस प्रश्न को या तो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की, ऑप्शन बी है क्लोरीन की, ऑप्शन सी है फ्लोरीन की और ऑप्शन डी है आयोडीन की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मेरे भाई आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लगभग 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं, और यदि आप अपनी कंप्लीट तैयारी को 60 से 70 दिन के अंदर मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जीके, GS और साइंस के,
ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के, और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप 60 से 70 दिन के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो बताइए इन चारों में से गलत कथन कौन सा है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में बोला गया है मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में बोला गया है लैंडफिल्ड में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, मेरे भाई ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में बोला गया है यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है जिससे बीमारियां फैलती हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में बोला गया है दुर्गंध देता है, तो मेरे भाई ये कथन भी बिल्कुल सही है। इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, तो मेरे भाई ऑप्शन बी क्या है, गलत कथन है। और हमसे पूछा गया है कि गलत कथन का चयन कीजिए, तो 19वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न मेरे भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर भी पूछा गया था, और यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की थर्ड शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो मेरे भाई देखिए, जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं, यानी कि मेरे भाई देखिए, जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। ठीक है, तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, तो आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है मेरे भाई।